हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एकेएस कॉम्बैट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो बीपीएससी 72 का एग्जाम बहुत पास आ गया है, लगभग 40 डेज भी नहीं है। तो हम सोचे हैं दोस्तों कि अगर 6 से 12 तक का एनसीईआरटी को आगे बढ़ाएंगे तो टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए हम सोचे हैं कि क्लास 9, 10, 11 ये जो कि मस्ट बुक है एनसीईआरटी का, ठीक है, साइंस का, इसको हम कंप्लीट करा देंगे। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इससे कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को सुनिए और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको राइट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करके आपको चले जाना है। आपको बिल्कुल भी बीपीएससी साइंस का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बीएसएससी जो भी एग्जाम दे रहे हैं जनरल कंपटीशन का, उसके बारे में सोचना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का जो है, क्लास 9 का साइंस का पहला है चैप्टर 1, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी जस्ट इस बुक में पुरानी ही किताब से बनाया गया था, इसलिए हम पुरानी ही पढ़ा रहे हैं। अगर इसके लिए न्यू बुक का जो आया है, न्यू बुक का बाद में हम थोड़ा इसका दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास आपको पता है कि जितना कुछ भी बना हुआ है वो पदार्थ से बना हुआ है, और अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि पौराणिक समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधारा थी, क्या थी? पहला, पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतह होते हैं। दूसरा, पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। उपयुक्त में से बताना है कि कौन सा बात सही है। तो इसमें पहला बात और दूसरा बात, दोनों बात क्या है? सही है। इसमें पहला बात और दूसरा बात दोनों सही है। अब कह रहा है इसमें क्या है? इसमें है एक्सप्लेनेशन का अगर हम बात करें, इसका इसमें है कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं थी। एक था विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की सतह की तरह होती है। पदार्थ कैसी होती है? लकड़ी के टुकड़ों की सतह की तरह होती है। परंतु दूसरा विचारधारा था पदार्थ रेत की तरह होती है। ये बात दोनों विचारधाराएं पहले के जमाने में माने जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में इसका डिस्कवर हुआ, खोजा गया, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। दूसरा है पदार्थ की कणों के बारे में सही कथन को चयन करें। ठीक, क्या है कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा घटती है? नहीं दोस्तों, ये गलत है, बढ़ती है, ठीक है। तापमान तापमान बढ़ती है, ठीक है। तापमान बढ़ने से पदार्थ की कण गतिज ऊर्जा बढ़ती है। हाँ, ये बिल्कुल भी सही बात है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ने से विसरण धीमी हो जाती है, ये भी गलत बात है। पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, ये भी गलत है। इसका होगा कि इसका गतिज ऊर्जा, जैसे कि पदार्थ में अगर धूप लगता है गर्मी के कारण, वो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त 3 क्रियाकलाप में हम देखे हैं, क्या देखे हैं कि ताप बढ़ने से पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से औसत कथन का बात करिए। जैसे ठोस की निश्चित आकार एवं, ठीक है, औसत सीमाएं होती है, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि कल से अगर हम स्टार्ट करें वो सारे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे साइंस का, जिससे हर एक साल क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। अगर कहीं आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम वो सारे चैप्टर करा देंगे, तो अभी कम टाइम में आप लोगों का आसानी हो जाएगा, ठीक है। कहते ठोस की निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती है, गलत। सही। कहता है ठोस में उच्च संपीड़न होता है, यही बात गलत है, ठीक है। आंसर यही होगा। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलता, ये भी बात सही है। इसका आयतन स्थिर होता है, ये भी बात सही है। कहता है उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होती है। यह बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलता, इसका आकार नहीं बदलता। अब नेक्स्ट है स्पंजन ठोस होते हैं। स्पंज जो है ये ठोस होते हैं। दूसरा है इनमें से संपीड़न संभव है। इसका आंसर होगा दोनों कथन आपका सही है। स्पंज जो है ये ठोस होता है और इसमें स्पंजन संपीड़न भी संभव है। कहता है यह ठोस है
लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ठीक है, स्पंज बहुत छोटे छिद्र के होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है जिससे इनका संपीड़न संभव होता है। नेक्स्ट है, द्रव के बारे में सही कथन कौन नहीं है? पहला है इसका आयतन निश्चित होता है, दूसरा है इसका आकार निश्चित होता है, तीसरा इनमें से वितरण का गुण होता है, ठोसों की अपेक्षा द्रव की वितरण की दर अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। प्रक्षेपण में हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में हम इन्हें रख जाते हैं वैसा ही आकार ये बना लेता है। अगर बात करें संपीड़न गैस निम्नलिखित में से किसमें होती है? संपीड़न किस गैस में होती है? एलपीजी में भी होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में भी होता है, सीएनजी कहने का मतलब सब में होता है। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोल एलपीजी या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़न गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन में सीएनजी में भी संपीड़न होता है। कहता है वितरण की दर सर्वाधिक किसमें होती है? वितरण की दर सर्वाधिक जो है किसमें होती है? वितरण की दर सर्वाधिक जो होती है वो गैस में होती है। गैस में वितरण सबसे ज्यादातर। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। ठीक है, पके हुए भोजन को की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना द्रवों में के वितरण से करें। कणों की तेज गति अत्यधिक कणों के गैस के वितरण से तीव्र होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कितने पदार्थ की कण गति अधिक तीव्र होती है? पदार्थ की जो कण है इसमें सबसे ज्यादा गति किसमें होती है? तो गैस में होती है। किसमें होती है? गैस में होती है। कहते हैं गैस अवस्था में कणों की गति अनिश्चित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनिश्चित और अत्यधिक तीव्र होती है। उसके बाद है बर्फ का संगलन बिंदु कितना केल्विन होता है? बर्फ का गलनांक बिंदु केल्विन में कितना आता है? 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक जो होता है 273.166 केल्विन होता है। अगर कहीं 1.5 केल्विन रहेगा या 1.6 रहेगा तो आपको दोस्तों 1.5 पे ही मारना होगा। अगर नहीं है तो 1.6 पे हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे वाष्पन बन जाना ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर, कैंपर। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। कहता है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। अध्याय 2 उसमें कम क्वेश्चन था, इसे आता होता भी नहीं है, इसलिए आप इस चैप्टर को नॉर्मली पढ़िए। कहते हैं एक या एक से अधिक तत्व यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। जैसे सोडा जल में किसका उदाहरण है? विलयन का। सोडा जल में अगर रखा जाए किसका उदाहरण है? विलयन का। कहते हैं विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामूहिक मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल विलयन उदाहरण है। कहते हैं नींबू का जल किसका उदाहरण है? विलयन। नींबू का जल किसका उदाहरण है? विलयन। कहता है विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामूहिक मिश्रण। विलयन 2 या 2 से अधिक सामूहिक मिश्रण आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि ये सब क्या है? विलयन है।
अगर हम बात करें दो या दो से अधिक समैंगिक मिश्रण क्या कहलाते हैं? दो या दो से अधिक समैंगिक मिश्रण विलयन कहलाता है। कहते हैं विलयन एक समैंगिक मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 mm से लेकर 109 मीटर में भी छोटे होते हैं, इसलिए आंख से नहीं देखा जा सकता है। कहता है अपने छोटे आकार के कारण अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण के फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश की मार्ग दिशा ना देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलयन के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सही कथन क्या है? सही कथन है भाई कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़िए। कहते हैं अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का बस दिखाई नहीं देता। कहते हैं विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठ सकते। कहते एक विषमांगिक मिश्रण है। ये एक कण आंखों से देखा जा सकता है। कहता है ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देती है। कहता है छानन विधि द्वारा इन कणों को छानन विधि द्वारा प्रकाश की किरण जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। विलयन के प्रकाश के प्रकिरण। कहते हैं दूध क्या है? दूध एक विषमांगिक मिश्रण है। ठीक है। क्रियाकलाप 2.2 में बताया गया है कि कण जो है कहते हैं कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन क्या होता है? विषमांगी, ठीक है, विषमांगी मिश्रण को हम कोलाइडी मिश्रण कहते हैं। आगे कहता है कोलाइडी के कण गुणधर्म के बाद से कहता है कोलाइडी कण गुणधर्म के बारे में सही कथन का पहचान करिए। सही कथन का पहचान करिए। पहला है इसके कण को कम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। कहते हैं यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देती है। इसके कण स्थानीय को इसके कण अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट है कहता है कोलाइडी कण के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ठीक। कहते क्रियाकलाप इतना में आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। ठीक है। कहा ठीक है एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर टिंडल प्रभाव देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव किस कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्या? प्रकाश के परिकिरणन के कारण टिंडल इफेक्ट होता है।
अब है दोस्तों निम्नलिखित में से निलंबन कौन है? ठीक, इसका आंसर होगा मट मैला जल। क्या? मट मैला जल किसको कहते हैं? जिसमें मिट्टी मिली हुई रहती है उसको क्या कहते हैं? मट मैला जल। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण द्रव में घुली नहीं होती है, जिसमें ठोस कण द्रव में घुली नहीं होती है, बल्कि वे माध्यम एवं निलंबित रहते हैं, समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम कण होते हैं इसको हम लोग निलंबन कहते हैं। कहता है परीक्षण प्रकार उदाहरण। द्रव क्या है? गैस, एरोसोल, ठीक है, कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस, कहता है शेविंग क्रीम। क्या हो गया? शेविंग क्रीम। देखिए कहता है ये अलग अलग बताया है। जेली उदाहरण है किसका? क्वेश्चन आएगा कि जेली किसका उदाहरण? ठोस में फैला हुआ द्रव। ठोस में जो द्रव फैल जाता है उसको हम लोग जेली के नाम से जानते हैं। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों है। क्यों? क्योंकि जब हम मोम जलाते हैं तो मोम का फिर से हम यूज कर लेते हैं, लेकिन धागा जलाते हैं तो धागा का यूज फिर से हम नहीं कर पाते हैं। कहता है पेड़ों को काटना कहता है जल में साधारण नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल में नमक घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। कहते पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगा है। कहते जल में साधारण नमक का घुलन फलों में सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। कहते अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है। मक्खन का एक दर्जन बर्तन पिघलाना हर किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं है। कहता है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। जैसे विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कहते हैं मक्खन का एक परिवर्तन पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बना देना। कहता है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। कहते हैं जल में ऑक्सीजन नामक कहते हैं विद्युत तरंग का जल प्रवाहित होना तथा उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में भी विघटित होना। कहते हैं जल में साधारण नमक का घुलना, फलों में सलाद बनना। कहते हैं लकड़ी और कागज का जलना। कहते हैं अपने आसपास की चीजों को शुद्ध निर्देशित अलग करने का प्रयत्न करो। अब आता है मेन क्वेश्चन यहाँ से, ये है
सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। क्या कौन किए थे? रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। कहते हैं रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट बताएगा कि पहला कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व का सिद्धांत तत्व के बारे में बोला। तो 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनियो लॉरेट लाई, ठीक है, लवाइजर 1743 सन 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थ का विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहता है कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाता है? वो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों कहलाता है। किसी पदार्थ का अवस्था बदलना और भौतिक परिवर्तन वैसा रूप परिवर्तन जो परिवर्तन होकर फिर वापस उसी अवस्था में आ जाए उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं। वापस उसी अवस्था में नहीं आए रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तित लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म परिवर्तन लाता है। हम नया पदार्थ पाते हैं, इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब कहता है धातु के गुणधर्म के बारे में सही कथन क्या है? पहला है प्रतिध्वनिक होता है, चमकीली होती है, चादरों में ढाला जा सकता है, इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी गुण मौजूद हैं। धातु प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है। ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये सारे कंडीशन फॉलो करता है मेरे भाइयों। कहता है आघात वर्ग होता है, सोना कभी टूटता नहीं है, इसको कितने महीनों चादरों में डाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन एक धातु उपधातु है। बोरॉन और सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। बोरॉन और सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। कहते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि ये सब अधातु के उदाहरण हैं। कुछ धातु जैसे धातु के गुण जिन्हें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसे हम मेटोलॉइड यानी उपधातु कहते हैं। उपधातु में आएगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या आएगा? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट है तत्व जो सामान्य या सामान्यतया थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में बदल जाता है वो क्या है? वो है आपका सीजियम और गैलियम। क्या है? सीजियम और गैलियम जो है ये थोड़े से अवस्थे में बदल जाते हैं। ठीक है, सीजियम और गैलियम जो यह तत्व है जो तुरंत द्रव अवस्था में बदल जाता है। उसके बाद है दो तत्व पारा और ब्रोमियम। क्या है? पारा दो तत्व, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, पारा तथा ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के ताप पर 303 केल्विन से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था ले लेता है। ठीक है, पारा और ब्रोमीन जो है धातु होने के बावजूद भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के 303 केल्विन पर अधिक तापमान में द्रव अवस्था में बदल जाता है। कहता है आवर्त सारणी के कुल कितने तत्व कमरे के ताप में गैस अवस्था में रहता है? ये जो है आपका 11 ऐसे आवर्त सारणी के तत्व हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस होते हैं। क्या है? 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। 2 तत्व पारे और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। गैलियम और सीजियम कमरे के ताप पर 303 केल्विन पर अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना
वो कहलाता है। कहता है यौगिक, कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर बनता है तो यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। एक यौगिक, कहता है एक, क्या कहता है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक, ठीक है, तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोग से बना होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। मिश्रण के बारे में सही कथन पहचानिए। नए पदार्थ का संघटक सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। कहते हैं तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तन होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। कहता है यौगिक, क्या कहता है? यौगिक कहता है तत्व क्रिया करके अन्य यौगिक में अन्य यौगिक का निर्माण करता है। तत्व जो है क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा है नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत, ठीक है, रासायनिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों VVI, इसको आप नोट कर लीजिए। VVI, VVI, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर के बिना और रासायनिक बंधन के बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ और समझ सकते हैं। कहता है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? तो इसका आंसर होगा कनाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। क्या कह रहा है? भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद प्रतिपादित किया था कि हम द्रव पदार्थ विभिन्न करते हैं, छोटे छोटे कणों से प्राप्त होते हैं, अतः एक सीमा आएगी जब कण पुनः विभाजित होना बंद हो जाएगा। ठीक है, परमाणु किसे कहते हैं? वह सूक्ष्म कण अविभाज्य होगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। जब महर्षि कनाद बोले थे कि जब कोई भी तत्व है वो एक समय ऐसा आएगा जब कि वो टुकड़ा होना संभव नहीं होगा तो उसे हम परमाणु कहेंगे। नेक्स्ट है भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत विस्तृत व्याख्या से समझें। कहता है महर्षि कनाद, ठीक है, भास, उसके बाद पकू, झा, कात्यायन और ब्राह्मणिर। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, पकूधा, कात्यायन और महर्षि कनाद। ठीक, कहता है भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण को प्राप्त होते हैं, अतः सीमा आएगी, प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य होगा। इस विभाजिता सूक्ष्म कण इन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि कण समानता संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, हमें द्रव्यों के विभिन्न रूपों को प्रदान किया जाता है। ग्रीन दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है, क्या है? वो है डेमोक्रेटिक, ठीक है, लियोसिपस, डाल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक और लियोसिपस। कहता है लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक एवं लियोसिस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसा स्थिति आएगा जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने यह अविभाजित कण को परमाणु कहा था। कहता ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों के आधार पर इन विचारों के वैध सिद्ध करने में के लिए 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक, ठीक है, प्रयत्नात्मक कार्य करते थे। नेक्स्ट है डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? डाल्टन एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे।
कहता है जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। ठीक है, डाल्टन का जन्म 1766 में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव का सृजन या विनाश नहीं होता। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? यह नियम द्रव संरक्षण नियम को परिभाषित करता है। द्रव संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। कहता है जल एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है, जिसको हम लोग 1:8 बोलते हैं। कहता है जल का अपघटन कर सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। NH में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 का रेशियो रहता है। अमोनिया किसी भी अनुपात में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 14:3। कहता है नाइट्रोजन, कहता है NH में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार के निर्मित हुई हो तथा किसी भी स्रोत में आया हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं, वजन से एक निश्चित अनुपात संयुक्त होता है। पहला है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है स्थिर अनुपात का नियम? क्या है स्थिर अनुपात का नियम? तो स्थिर अनुपात का नियम है ठीक है, लवाइजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों परमाणुओं में निर्मित होता है। क्या कोई भी पदार्थ जो बना होता है या परमाणु से बना होता है या अणु से बना होता है, इस प्रकार प्राप्त यौगिक इन तत्वों के अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान में प्राप्त किया गया हो अथवा किसी जिन्हें से इसे बनाया गया हो। और कहता है नेक्स्ट है प्रस्तावन। ठीक है, प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था कि कोई यौगिक तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है कि निश्चित अनुपात निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। कहते रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। कहते रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लवाइजियर एवं अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों एवं अणुओं से निर्मित होता है। इस प्रकार के यौगिक तत्वों को अनुपात स्थिति में चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, इन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब 2 एलिमेंट आपस में मिलता है तो वो क्या कहलाता है? एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हम लिखते हैं H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, और आपको पता है कि दोनों जो एलिमेंट बनता है ये या तो अणु या परमाणु के मिश्रण से बनता है, या तो अणु या परमाणु के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? वह है लेबोजियर, ठीक है, जोसेफ प्राउस। इसका आंसर होगा दोस्तों जोसेफ प्राउस। कहते हैं प्राउस इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहेगा। कहने का मतलब कोई भी जो यौगिक होगा दोस्तों वो किसी न किसी अनुपात में होगा। जैसे जल का अभी आप पढ़े थे 1:8 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पढ़े थे 14:3, तो ये कुछ न कुछ अनुपात में रहेगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डाल्टन के द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों के विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिक माना जाता है। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया, उसे जॉन डाल्टन भी परमाणु ही नाम दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जस्ट था कि जॉन डाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक थे? इन्होंने इंग्लैंड के एक जोला परिवार के गरीब व्यक्ति थे। तथा यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम का, ठीक है, नियमित व्याख्या करता है। क्या करता है? निश्चित तत्व का व्याख्या करता है। किसका सिद्धांत? जॉन डाल्टन का सिद्धांत। द्रव्यों की अविभाज्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन। क्या होगा? जॉन डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है किसके सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये मेरे प्यारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन साहब ने कहे थे। क्या कहते हैं? सभी द्रव परमाणु, क्या कहते हैं कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक मिश्रण कुछ भी हो, वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन बने हैं। क्या बने हैं? सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। द्रव, ठीक है, दिए गए सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। कहते दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं में द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन चुने। कहते किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्षता संख्या पर प्रकार निश्चित होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, ठीक है, सम्मिलित कर यौगिक का निर्माण करता है। आगे है विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब जितना भी तत्व है उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्याओं के अनुपात के संयोजन से बना होता है, मतलब अलग अलग अनुपात से बना होता है। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। सभी द्रव्यों की संरचना इकाई किस नाम से जाना जाता है? परमाणु के नाम से जाना जाता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनती देखी है? इस दीवार में एक एक कमरा कई कमरों के समूह होते हैं और वो सारे समूह जो है एक एक छोटी छोटी ईंट से बनाया जाता है। अब सपोज करिए उसी तरह कोई भी पदार्थ है वो जो बना होता है परमाणु के छोटे छोटे कण से मिलकर वो पदार्थ बन जाता है। कहते निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? परमाणु के तुल्यक नैनोमीटर से मापा जाता है। जॉन डाल्टन ने पहले वैज्ञानिक जिन्होंने तत्व के प्रतीक का विशिष्ट अर्थ की बताया था। जोसेफ प्रॉस्ट के तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया गया था जो तत्वों के नामों के दो अक्षरों से प्रदर्शित तत्व का नाम स्वीकृति IUPAC नेम। अब दोस्तों IUPAC नेम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कहने का मतलब दोस्तों अगर सपोज कीजिए हाइड्रोजन को हम कुछ और ही नाम से जानेंगे और अगर अमेरिका में किसी और ही के नाम से जानता है, तो इसलिए एक केमिस्ट्री में IUPAC नेम का, ठीक है, बोर्ड बनाया गया था और उस बोर्ड में एक IUPAC नाम दिया गया था, जिसके तहत अगर हम किसी भी तत्व को यहाँ हाइड्रोजन बोलते हैं तो विश्व में हर एक देश उसको हाइड्रोजन ही बोलेगा। क्या बोलेगा? उसको हाइड्रोजन ही बोलेगा। कहते हैं आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम लोग IUPAC तत्व के नाम से स्वीकृति प्रदान करते हैं। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रति
प्रतीक का प्रयोग विशिष्ट अर्थ से किया था। अधिकतर तत्वों के प्रतीक तत्वों के अंग्रेजी नामों से ही किया जाता है। वर्जीनियस ने ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया था जो तत्व के नामों से एक या अधिक प्रदर्शित होता है। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु का त्रिज्या क्या होता है। तो 10 से पावर -9 होता है, जिसको हम लोग मीटर में ये होता है 10 से पावर -9 मीटर। अगर हम लोग बात करें इसका होता है 1 nm। क्या होता है 1 nm। उसके बाद है 1 मीटर इक्वल टू 10 से पावर -9 नैनोमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अणु एवं आयन होते हैं। क्या होते हैं परमाणु में अणु और आयन दोनों होता है। मतलब परमाणु में आपको पता है कि तीनों चार्ज होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अणु के बारे में सही कथन क्या है? कहता है ये 2 या 2 से अधिक परमाणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, कहते वे पदार्थ परस्पर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। ये तत्व यौगिक सिस्टम कणों के रूप में होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है। तो इसका आंसर होगा सल्फर। बहुपरमाणुक क्या होगा? सल्फर। अब कुछ तत्व है और वो धातु है या अधातु है, उसके बारे दिया गया है। आर्गन एक परमाणुक गैस है, हीलियम भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है और नाइट्रोजन भी एक गैस है। क्या है? नाइट्रोजन भी एक गैस है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फिर कल अपलोड करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए आप लोगों को देखने का दिक्कत होगा। देखने में तो आप यहीं रखते हैं, फिर कल इस पार्ट को देखिएगा।